हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिनिकल प्रेप। और आज हम करने वाले हैं आपका पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। एग्जाम वॉरियर सीरीज का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और इसका हम पार्ट 2 आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स मैंने बोले थे बट मेरा प्लान हो रहा है कि मैं 3 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट कर दूं। और सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं कि आपका ये जो चैनल है विनिंगल प्रैप, इस पे मैं आपको क्लास 9th एंड 10th पढ़ा रही होंगी। और मेरी ये सीरीज़ चल रही है एग्ज़ाम वॉरियर सीरीज़, और इस सीरीज़ में मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ 10th के पूरे सारे चैप्टर्स इन डिटेल। और इसके बाद जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है वन शॉट सीरीज़ होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी। ठीक है, तो इसी वजह से आप पहले मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, फिर वन शॉट्स में आपका रिवीजन करवाऊंगी एंड देन एट द लास्ट, और साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चलते रहेंगे। ठीक है, और टिल आपके बोर्ड एग्जाम तक मैं यहीं पर आपके साथ बनी हुई हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितना भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, जितना भी मैं कराने वाली हूँ, वो इसी चैनल पर आने वाला है। ठीक है, और सारे चैप्टर्स यहीं पर ही कंप्लीट होंगे और आपका वन शॉट्स भी इसी चैनल पर आएंगे, पीवाईक्यूज भी इसी चैनल पर आएंगे, और सैम्पल पेपर्स भी मैं यहीं पर सॉल्व करवा रही हूँ। मतलब मैं पूरी क्लास 10th साइंस की पूरी तैयारी यहीं पर करवा रही हूँ इसी चैनल पर। और चलो स्टार्ट करते हैं, बस इतनी ही सी बात थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन है हमारा सांस लेना। नहीं, सांस लेना नहीं होता रेस्पिरेशन। नहीं, सांस लेना नहीं होता रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है। आप सांस ले रहे हैं, दैट्स नॉट रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन नहीं है। ब्रीदिंग इज सांस लेना, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ दो, सांस अंदर लो फिर बाहर छोड़ दो, दैट इज ब्रीदिंग। जो कि आपका क्या होता है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन हमारा कुछ और होता है और ब्रीदिंग हमारा कुछ और होता है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रीदिंग। ओ गॉड, आज तो कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है मेरे साथ, आई डोंट नो व्हाई। पहले कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, फिर कुछ ना कुछ परेशानी, इतनी देर मैंने बैठ के कैमरा ऑन किया। अब ये पेन थोड़े परेशान कर रहा है मुझे, एंड नाउ चार्जर भी खत्म होने वाली है, लेकिन कोई नहीं। चलो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम। तो ब्रीदिंग हमारा होता है सांस लेना। ठीक है, और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है। ब्रीदिंग अगर हम देखेंगे, इट्स ओनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ब्रीदिंग, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। O2 इन, CO2 आउट, बस यही है। अब एक मिनट रुक जाइए, तो चलते हैं दूसरे उस पे माइक वाले में। हाँ जी, अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है। अब तक हमने वैसे तो पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, किस मोड में हो सकता है, कुछ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है, कुछ ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो सकता है, लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है। एंड डोंट कंफ्यूज कि आपका रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस सेम है। नो, दे आर नॉट सेम, वो सेम हो ही नहीं सकते। फोटोसिंथेसिस है कि आपका, एक सेकेंड, या फोटोसिंथेसिस है कि आप खाना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेनी चीजें। मैं इसको आगे बताऊंगी, आप समझोगे। हम पहले पढ़ लेते हैं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स क्या होता है, खाली चल के मैं आपको बता दूंगी, चलिए ठीक है। तो हमें पता है, एक बात हमने पढ़ी थी न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन वाले पार्ट में एक बात पढ़ी थी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में, वो कहाँ होता है? वो होता है स्टोमेटा में। कहाँ होता है? स्टोमेटा में होता है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये गैसेस कौन सी हैं? यहाँ ये गैसेस कौन सी हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पर एक्सचेंज होता है, कहाँ? स्टोमेटा में। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कैसे होता है? इट इज एक्सचेंज्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की मदद से एक्सचेंज होता है। किसकी मदद से? डिफ्यूजन की मदद से एक्सचेंज होता है। अब जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, हाँ जी। तो क्या हुआ, रेस्पिरेशन में पता चल गया कि क्या होता है कि खाना जो है यानी ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मदद से ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। अब ग्लूकोज को मैं टूटना बताती हूँ क्योंकि ग्लूकोज किस चीज में टूटता है, क्या होता है, तो इसको जल्दी से ध्यान से प्यार से समझ लो।
क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है, यानी जो ग्लूकोज हमारा स्टोर होता है बॉडी में, अब उससे हमें एनर्जी भी तो चाहिए। फूड का काम तो यही है कि हमें एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो हमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज तोड़ते हैं। यानी ग्लूकोज क्या था, C6H12O6, ये तो पता होगा। यानी कि ये क्या है, 6 कार्बन शुगर है। ग्लूकोज एक शुगर है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक शुगर ही होती है, ठीक है। और तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन शुगर है। अब ग्लूकोज को मैं तोड़ती हूँ इनटू, ग्लूकोज को मैं तोड़ती हूँ यानी 6 कार्बन शुगर को मैं एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना देती हूँ पाइरूवेट। पाइरूवेट फॉर्म करने के लिए इट्स अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। मैं जो बोल रही हूँ उसको ना ऐसे ही लिख लेना, क्योंकि थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है यहाँ पे। अब ये ग्लूकोज को, जब ग्लूकोज कहाँ टूट रहा है, पहली बात तो ये आती है कि ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट रहा है, तो कहाँ टूट रहा है, इट इज हैपनिंग इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं ये सारे काम, ठीक है। अब दिस पाइरूवेट, ये जो पाइरूवेट है, 3 चीजें कर सकता है, मैं बताती हूँ अब वो 3 चीजें क्या हैं। पहली चीज इसमें आ जाती है that this pyruvate is broken down in ethanol प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस एनर्जी, कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। और ये जब होता है ना, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यानी इट इज हैपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पाइरूवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, और वो ब्रेकडाउन होता है इनटू, या तो हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल फॉर्म होगा, इथेनॉल इज एन अल्कोहल। ऑल जो होता है ना, लास्ट में वर्ड दिख रहे थे ऑल, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इन द 4th चैप्टर, कि जो OL है ना, इट इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अल्कोहल, ठीक है। OL आ रहा है ना, तो यही समझ जाया करो, इट्स अल्कोहल, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, इथेनॉल के फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। और ये कहाँ होता है, ये सब होता है ईस्ट में। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। कहाँ, ईस्ट में। इसके बाद एक और कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन ऑक्सीजन प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने क्या करा, पाइरूवेट को तोड़ दिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुई, ठीक है। और ये कंडीशन कहाँ हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इट कैन हैपन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी ये क्या एनर्जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए, मैं इस पेज पर वापस आकर दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। और अब एक और कंडीशन हो सकती है कि पाइरूवेट या तो हमारा ईस्ट में इथेनॉल में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज कर दी, यहाँ ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये कंडीशन हो सकती है, या एक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक और कंडीशन हो सकती है, जो कि हमारे कहाँ होती है, मसल्स में होती है। कहाँ होती है, मसल्स में होती है हमारे। आपको पता है, कभी कभी मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, जब बहुत हार्ड एक्टिविटी कर रहे होते हैं, हार्ड वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिम में लोग करते हैं, तो उनका मसल क्रैम्प हो जाता है, और बहुत पेनफुल होता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा कुछ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और कुछ एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। एनर्जी हर जगह फॉर्म होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज्यादा होगी, ठीक है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जहां ऑक्सीजन यूज होती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, और ऑक्सीजन की कम में, ऑक्सीजन कम नहीं बल्कि जहाँ ऑक्सीजन यूज नहीं होता वहां पर एनर्जी कम रिलीज होती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर एनर्जी कम रिलीज हुई, यहाँ पर ज्यादा हुई, और यहाँ पर फिर से कम हुई। और ये जब हम करते हैं ना ये मसल वाली, तो हम, मैं दिख रही होंगी, एक सेकेंड, आई मीन स्क्रीन दिख रही होगी, लेट मी सी। हाँ हाँ दिख रही है, नॉट, अभी तक तो दिख रही है, हाँ। तो कोई ज़्यादा बहुत एक्टिविटी ऐसी करते हैं ना, बहुत हार्ड वर्कआउट, तो उसमें क्या होता है, कुछ क्रैम्प्स हो जाते हैं। क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं। इसके बाद आपकी बुक में ये टेबल दे रखी है, दिस टेबल इज गिवन इन योर बुक, एंड मैं फिर से गायब हो गई, और आज यही शुभारंभ होते रहेंगे, कोई नहीं। तो यहाँ बात आती है ये, ठीक है। तो ये जो बुक में टेबल दे रखी है ना आपकी, इसमें क्या है कि यहाँ पर ग्लूकोज पहले, सबसे पहले जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था ना, वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है इनटू पाइरूवेट में, जो कि हमारी क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पाइरूवेट में, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुई। अब 3 कंडीशन हो सकती है, या तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तो इथेनॉल बनता है, जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बने, और कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। एनर्जी हर जगह रिलीज होगी, लेकिन यहाँ एनर्जी कुछ कम रिलीज होगी, कम बनेगी।
जब हमारे या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हमारे मसल सेल में ना हो पाए, कम हो जाए, मसल सेल्स तक ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। जब भी आप हार्ड एक्टिविटी करते हैं ना तो मसल सेल तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एंड इट्स अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसके बाद कुछ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी यहाँ पर ज्यादा रिलीज होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी, मैं कोशिश कर रही थी कि पहले मेरी वीडियो आ जाए, मैं इसको अभी ठीक कर दूंगी, पहले हम थोड़ा सा और पढ़ लें। इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक। रेस्पिरेशन का क्या मतलब था कि आप ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़कर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर जो है मैं क्या करूंगी, ग्लूकोज को तोड़कर मैंने यहाँ पर कुछ एनर्जी एनर्जी बनाई थी, याद है कि नहीं? एक सेकेंड, या यहाँ कुछ एनर्जी बनाई थी, तो कहीं पर मैंने ऑक्सीजन यूज करी थी, कहीं पर मैंने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया था। कहीं तो यूज किया था लेकिन कहीं मैंने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया था। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो एंड प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिलीज होता है, प्लस कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, और एक और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स हमारे अलग अलग दे रखे हैं। एंड प्रोडक्ट्स हमारे अलग अलग दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एक एंड प्रोडक्ट दे रखा है लैक्टिक एसिड, और एक दे रखा है लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल्स में, जब हमारा थोड़ा मसल्स तक इतनी इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर इथेनॉल जो कि हमारा ईस्ट में होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी, तो यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज, और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब एक बात मैं बताती हूँ कि ये जो एनर्जी बन रही है ना, ये किसी एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनती है। वो मॉलिक्यूल क्या है, बहुत सुना होगा आपने वर्ड 9 क्लास में भी, एटीपी, 8 क्लास में भी सुन ही लिया होगा। एटीपी जो वर्ड है, एटीपी जो वर्ड है, ये आपका क्या है, ये हमारा एनर्जी करेंसी है सारे सेल्यूलर प्रोसेसेस के लिए। यानी कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है ना, तो इट इज स्टोर्ड, मतलब एनर्जी रिलीज होती है तो फिर वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो एटीपी अगर मैं बताऊं तो इट्स अ एनर्जी करेंसी। ये क्या है, एनर्जी करेंसी है। मेरी आवाज आएगी ना? हाँ, इट्स फाइन, इट्स गुड। हाँ जी, एनर्जी करेंसी है फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेस। जितने भी सेल्यूलर प्रोसेस हो रहे होते हैं ना उसके लिए क्या है, एनर्जी करेंसी है, यानी एनर्जी इसी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब जो एटीपी है ना, एटीपी बनता है एडीपी से प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमारा बनता है एटीपी। अच्छा, ये एटीपी है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो अगर मैं एटीपी की यहाँ पे फुल फॉर्म लिखूं तो मैं ये लिखूंगी कि इट इज एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इस पर क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है कि एटीपी क्या है। तो एटीपी बनता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो पी है यहाँ पे, इट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं आपका एटीपी। ठीक है, और एटीपी सिर्फ एक एनर्जी करेंसी की तरह ही यूज होती है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। हाँ जी, तो डिफ्यूजन, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज बेसिकली कि कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जा रही है, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन की डायरेक्शन जो होती है ना, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन दो चीजों पर डिपेंड करती है, कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है,
और डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन में हमारा आ जाता है कि रात हो रहा है या दिन हो रही है, रात है या दिन है, डे और नाइट। ठीक है, यह डिपेंड करता है कि प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब प्लांट को क्या क्या चीज चाहिए, कब कब चाहिए, तो इस चीज पर डिफ्यूजन डिपेंड करता है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो फिर प्लांट की कौन सा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक है, और कौन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन हो रहा है ना, तो फिर ये चीज कब पर डिपेंड करती है कि एनवायरमेंटल कंडीशन डे जो है यानी रात हो रहा है या दिन हो रहा है, उस पर ये सब चीजें डिपेंड करती है। अब इसके बाद चलती हूँ मैं, आप कराती हूँ दिस। यस, अगर मान लो दिन का टाइम हो रहा है तो दिन में डिफ्यूजन कौन सी डायरेक्शन में चलेगा और रात में कब चलेगा। तो अगर दिन में टाइम हो रहा है, दिन का टाइम हो रहा है, तो मान लो दिन में सनलाइट आ रही है, प्लांट में सनलाइट आती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सनलाइट आई, प्लांट पर सनलाइट पड़ी और क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। हमें पता है फोटोसिंथेसिस तभी होता है जब उसके पास सनलाइट प्रेजेंट होती है, ये बात हमें पता है, सबको ही पता है ये बात। तो इसमें आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने पढ़ा था कि जो ये हमारी होती थी इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, मैं पूरी ढंग से नहीं लिख रही हूँ, बस आई एम जस्ट राइटिंग इट। तो ये होती थी हमारी इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज बनता था और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी रिलीज होता था। तो दिन के टाइम में जो हमारा ऑक्सीजन का रिलीज होता है, हमारे दिन के टाइम में जो है हमारा ऑक्सीजन का रिलीज होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो यही हमारा डिपेंड करता है कि ये कौन से उसमें चल रहा है, यानी डे टाइम में या नाइट टाइम में। तो अब बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। इससे क्या पता चलता है आपका, इससे पता चलता है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो दिन के टाइम में तो रिलीज होती है फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन रात के टाइम में बढ़ेंगे। तो दिन के टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ठीक है, मैं ना थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, आई एम रियली सॉरी कि ऑक्सीजन रिलीज होती है दिन के टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इट, क्योंकि मेरा कैमरा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, लिटरली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ चीजों को लेकर, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितना परेशान हो गई हूँ। ठीक है, चलिए कोई नहीं, रात की बात करते हैं, नाइट टाइम्स पढ़ते हैं कि रात के टाइम में प्लांट्स के साथ क्या होता है। तो रात के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो रात के टाइम में कोई भी सनलाइट नहीं होती, सनलाइट नहीं होगी तो भाई फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रात में होता क्या है, प्लांट्स रात में क्या खाली बैठे रहते हैं? नहीं, रात में भी काम करते हैं, हमारी तरह नहीं है कि रात में सो गए, नहीं, ये रात में भी काम करते हैं। रात में प्लांट्स क्या करते हैं, दे डू रेस्पिरेशन। दिन में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, रात में रेस्पिरेशन कर रहे हैं। सोचो प्लांट्स कितना काम करते हैं, दिन में फोटोसिंथेसिस, रात में रेस्पिरेशन, मतलब इनको तो रेस्ट टाइम मिलता ही नहीं है। हम तो फिर भी रेस्ट टाइम ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनको नहीं मिलता। तो इसीलिए रेस्पिरेशन का क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद में, ग्लूकोज और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सब दिख रहा है मेरा, सब लिटरली ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, वाटर का रिलीज होता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की हेल्प लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोसेस्ड होती है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रात के टाइम में फ्रॉम प्लांट्स और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। ठीक है, ऑक्सीजन यूज करता है प्लांट की ग्लूकोज को वो सोख सके। अब बात आती है, मुझे अगर प्लांट का इतना ज्यादा इसमें डिफिकल्ट है ही रेस्पिरेशन प्लांट, जो कि और आपका इवन ह्यूमन बीइंग्स का नहीं, रेस्पिरेशन टॉपिक इज रियली वेरी इजी फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बात करते हैं एनिमल्स की। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पर एक काम करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करती हूँ। यस जी, तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, प्लांट्स में तो हमने पढ़ ली कि क्या हो रहा है। आई एम लिटरली परेशान, मेरा कैमरा सेट होकर ही दिया। तो एनिमल्स की रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, हर कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है फॉर डूइंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करने के लिए हर एनिमल के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। अब मैं इसको ठीक नहीं करूंगी, लिटरली आई विल नॉट ठीक इट, मैं इसको ठीक नहीं करूंगी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। वैसे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं। अच्छा, हम अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, वी रेस्पायर थ्रू और लंग्स, हमारा रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है।
ठीक है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक टेबल भी बना रखी है इसी चीज के लिए। या अगर मैं फिश की बात करती हूँ ना, फिश, या मैं एक्वेटिक एनिमल्स ले लूँ, ब्लैक कलर लूँ, फिश ले लूँ, या मैं कोई एक्वेटिक एनिमल्स ले लूँ, तो फिश या एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूँ तो दे रिस्पायर थ्रू गिल्स। वो किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं? गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की, फ्रॉग्स की, या कैट्स, डॉग, व्हाटएवर इट इज, लिजर्ड हो गई, वो रिस्पायर करते हैं किसके थ्रू? दे रिस्पायर थ्रू लंग्स। अच्छा है, मेरी वीडियो स्टॉप हो गई। एंड अर्थ फॉर्म की बात करूं तो बेटा अर्थ फॉर्म रिस्पायर करते हैं किसके थ्रू? रिस्पायर करते हैं, दे रिस्पायर थ्रू स्किन। ये रिस्पायर, मैं यहाँ पर वर्ड ब्रीथ यूज करना चाहूंगी, क्योंकि जो हम ब्रीथ इन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लंग्स करते हैं। तो ह्यूमंस को तो खैर हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या सिस्टम होता है। और इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के पास ट्रैकिया होता है, ट्रैकियल ट्यूब होती है। इंसेक्ट्स दे हैव ट्रैकिया और ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है, फ्रॉम व्हिच दे रिस्पायर, ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है कि हम किस कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किस के थ्रू रिस्पायर करता है। अब मैं बात करती हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी बात करती हूँ? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले मुझे एक और बात बतानी थी, वो मैं चलो बाद में बता दूंगी। पहले हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस का अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं या ब्रीदिंग की बात करूं तो बेटा इनकी ब्रीदिंग, हम ह्यूमन सांस अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, नहीं करते? ठीक है, सांस अंदर ली हमने, हम किसके थ्रू करते हैं? नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर सांस लेते हैं। किसके थ्रू? नॉस्ट्रल्स के थ्रू। दो ओपनिंग्स होती हैं भाई नोज में, ठीक है। सांस वैसे हम दो जगह से अंदर ले सकते हैं। आप इस डायग्राम को देखेंगे तो लुक एट दिस डायग्राम प्रॉपरली। ये है हमारा, यहाँ पर ये नाक है, यहाँ पर हम यहाँ से अंदर सांस लेते हैं। एक हमारे माउथ है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपना माउथ बंद कर लो और खाली नोज से सांस ले लो तो हमें थोड़ी परेशानी होने लगती है सांस लेने में, होती है कि नहीं होती है? तो हम बेसिकली दोनों जगह से सांस ले सकते हैं, नोज से भी और मुंह से भी। इसके बाद, हाँ जी, तो नॉस्ट्रल्स के बाद अगर हम मैं बात करती हूँ, हाँ जी सही है, सही दिख रहा है, मैं बस चेक कर रही थी। नॉस्ट्रल्स के बाद हमारा आता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, ठीक है। नेजल पैसेज आएगा, नेजल कैविटी आएगी। नेजल कैविटी के बाद हमारा एक जगह आती है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। PHARYNX। मैंने स्पेलिंग बोल दी क्योंकि मेरी थोड़ी स्पेलिंग मतलब राइटिंग ऐसी आ रही है क्योंकि मेरा पेन ढंग से काम नहीं कर रहा है, सारे अशुभ आज ही होने हैं। तो फेरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा फेरिंग्स जो है इट्स अ कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज है फूड का भी, फेरिंग्स में फूड भी जाता है और हवा भी जाती है। कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। एयर हमारी हवा यानी ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं। फिर हम आता है फेरिंग्स के बाद हमारा आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स है। क्या है? वॉइस बॉक्स है, ठीक है। अब लेरिंग्स वॉइस बॉक्स है तो इसके बाद लेट मी चेक, या इट्स फाइन। इसके बाद लेरिंग्स के बाद हमारा जो सब चीज जाती है वो जाती है ट्रैकिया में। हमारी, हमें तो भाई हमें ये नहीं करना कि फूड कहाँ जा रहा है, हमें फूड का हमने पढ़ लिया, हमें नहीं जानना। हमें बस जानना है कि हवा कहाँ जा रही है, हमारे लंग्स में हवा कैसे पहुंच रही है। तो बेटा पहले हमने नोस्ट्रल्स यानी अपनी 2 ओपनिंग्स है, 2 ओपनिंग्स होती हैं। आपकी नाक है, नाक में 2 छेद देखे, और उन 2 ओपनिंग्स में आपने देखा होगा कुछ हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ लोग उन हेयर्स को आजकल इंस्टा पर मैंने देखा है कि उन हेयर्स को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट जो आती है एयरबड आती है, दे जस्ट डू वैक्स ऑफ इट, और जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज जो हमारी हवा है ना, अगर आप अपने नोज के अंदर को हेयर्स को हटा दोगे तो वो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर जा रहे होते हैं ना बॉडी में, वो उसको रोकते हैं। और नेजल पैसेज में हमें थोड़ा मॉइस्चर मिलता है, उस एयर का मॉइस्चर वगैरह मिलता है, तो इसी तरह वो हल्के हल्के अंदर जाता है। फेरिंग्स में गया, लेरिंग्स में गया, अब आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक ना ट्यूब है। आप यहाँ पर देखो, ये आ गया हमारा, तो यहाँ पर ये रहा हमारा फेरिंग्स, ठीक है, जो हमारा कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं इसको विद डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ, ब्लू, आई थिंक सो इट विल परफेक्ट। ये हमारा कॉमन पैसेज है, ये हमारा फॉर फूड एंड एयर है। फिर हमारा आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स यानी कि जहाँ से हमारी आवाज आती है। फिर इसके नीचे मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर आप ये देख रहे होगे कुछ ऐसी लाइक स्टैक्स टाइप बने हुए। तो बेटा इट्स एक्चुअली अ ट्यूब जो कि
सी शेप्ड कार्टिलेज से। सी शेप्ड ऐसे कार्टिलेज होते हैं जो कि ट्रैकिया के ऊपर लगे होते हैं ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, इसी वजह से ये सी शेप लगे होते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, ये ओ शेप भी तो लगे हो सकते थे, ये बिल्कुल बंद नहीं होती, इट्स ऑफ सी शेप। अगर आप फ्रंट से देखोगे ना, मैं मेरे पास वो भी है, यस, या ये देख रहे हो, ये अगर मैं दिखाऊंगी ना पीछे, ये सब नहीं होगा, ये सिर्फ इतना है, पीछे से नहीं है, वरना आपकी सांस तो रुक जाएगी, मर जाओगे। ठीक है, तो ट्रैकिया के पास सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, अब ये तो था, ये जितना भी कहानी थी ना, ये था लंग्स के बाहर वाली कहानी। अब लंग्स के अंदर वाली कहानी पढ़ते हैं। अभी तक हमने ट्रैकिया तक हवा पहुंच गई है, अब ट्रैकिया से हवा जाती है ब्रोंकाई में। कहाँ जाती है? ब्रोंकाई में जाती है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको 3D मॉडल दिखाऊं इसका, इसी में तो मैं ट्राई करूंगी कि थ्रू विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट्स वगैरह मैं आपको इसका 3D दिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि ब्रोंकाई क्या है, फिर ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स क्या है, एंड देन एल्वियोलाई क्या है। ठीक है, तो मैं इसको वैसे तो मैं डायग्रामेटिकली यही समझा दूंगी, एल्वियोलाई। ठीक है, इधर आ जाओ, ये आप देख रहे हो, ये ट्रैकिया है। कौन सा कलर लो जो थोड़ा ब्राइट लगे यहाँ पे? ग्रीन सही है। हाँ, ये हमारा ट्रैकिया था। अब इस ट्रैकिया से यहाँ पर एक इधर एक्सपेंड होती है, एक इधर एक्सपेंड होती है। तो बेटा ये जो एक्सपेंड हो रही है ना, दिस इज क्या है? दिस इज ब्रोंकाई। ये हमारा ट्रैकियल ट्यूब आ रही थी, इसके ऊपर थी मेरी, क्या थी, एक सेकेंड, इसके ऊपर लगी हुई थी कार्टिलेज रिंग्स, लाइक दिस। ठीक है, अब मेरी ये आ रही है, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब आ रही है, और एक एक्सपेंड हो रही है इधर, और एक एक्सपेंड हो रही है इधर। तो ये यहाँ पर जो बन रहा है ना ऐसा कुछ, ये है हमारा ब्रोंकाई। क्या है? ब्रोंकाई बन रहा है। क्या बन रहा है? ब्रोंकाई। यहाँ लिख देती हूँ, इट्स अ ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो है, ये और फर्दर एक्सपेंड होती है इनटू ब्रोंक्यूल्स। किसमें? ब्रोंक्यूल्स, BRONCHIOLES, ब्रोंक्यूल्स में एक्सपेंड होती है। यहाँ दिखाऊं, ये रहा, ये देखो, ये आ रही है, ये हमारी ब्रोंकाई थी, ये एक्सपेंड हुई, और यहाँ पर ये और एक्सपेंड हुई, बन गए ब्रोंक्यूल्स। फिर ये ब्रोंक्यूल से आता है एल्वियोलाई, जो कि हमारा क्या है? एयर सैक है। एयर सैक है, जहां पर एक्चुअली हमारा क्या हो रहा होता है, एक्चुअली क्या हो रहा होता है, हमारी जो एयर है ना, वो ऑक्सीजनेट हो रही होती है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्चुअली में कहाँ हो रहा होता है? एल्वियोलाई में हो रहा होता है। ठीक है, एक्चुअल में कहाँ हो रहा है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज? एल्वियोलाई में हो रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन, नाउ लेट्स मूव ऑन। ये तो हो गया, ये तो हो गया, बहुत जल्दी हम कवर अप कर रहे हैं इसको। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके बाद एक और टॉपिक है रेस्पिरेशन का, फिर रेस्पिरेशन कंप्लीट। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में दो चीज आती हैं, एक आता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है? बेटा ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम? ब्रीदिंग में क्या करते हैं कि आप सांस अंदर लेते हैं, सांस अंदर ली, फिर आपने सांस बाहर छोड़ दी। एक सेकेंड, आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं अपना कैमरा हटा ही दूँ। ठीक है, क्योंकि आज मुझे ज़रा परेशानी हो रही है, तो लेट मी जस्ट रिमूव इट। इसको मैं कैमरे को हटा ही दूँ, मेरी खाली स्क्रीन ही दिखेगी अब आपको। या तो क्या हो रहा होता है यहाँ पे कि इनहेलेशन यानी सांस अंदर ले रहा हो, फिर सांस बाहर छोड़ दी, एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन यानी क्या होता है? टेक इन इनसाइड, सांस को अंदर लेना, यानी एयर अंदर लेना। तो इसमें ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, आप सांस लेकर देखो अंदर, तो यहाँ पर डायफ्राम जो है और मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। लेकिन एक्सहेलेशन में डायफ्राम और आपका मसल्स जो हैं क्या हो रही होती हैं? रिलैक्स होती हैं। क्या होती हैं? रिलैक्स। इसके बाद हमारा जो थोरैस होता है ना, थोरैसिक कैविटी जो होती है हमारी, दिस इज आवर थोरैसिक कैविटी। चलो मैं इसको 3D मॉडल में दिखाऊं आपको। कहाँ गया 3D मॉडल? यस, ये मेरा 3D मॉडल है। यहाँ पर आप ये देखोगे ना, ये थोरैक्स, ये मेरे लंग्स हैं, यही जो हमारे इसके ऊपर रिप्स हो, आपने देखी होंगे, यहाँ रिप्स हैं, यहाँ रिप्स हैं, लंग्स को कवर कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो हमारी थोरैसिक कैविटी जो है ना, व्हाट इट इज डूइंग,
मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, व्हाट आई हैव रिटन, ठीक है। फाइन, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, चलो कोई नहीं, होता है, ये सब भी होता है। हाँ जी, ठीक है। तो हमारी जो थोरैसिक कैविटी है ना बेटा, इसमें क्या होता है, इट मूव्स अपवर्ड, सांस अंदर लो और चेक करो, थोरैसिक कैविटी अपवर्ड आ रही है और एंड डाउन आउटवर्ड्स, अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स क्या होती है, सांस अंदर लो, अपवर्ड और आउटवर्ड बाहर होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम देखोगे जो वॉल्यूम है ना थोरैसिक कैविटी की, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इज आल्सो इंक्रीजेस, और प्रेशर जो होता है ना अंदर लंग्स के अंदर का प्रेशर, इट डिक्रीजेस। हमेशा याद रखना वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जहां बढ़ेगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आप जो सांस अंदर लेते हो यानी लंग्स में हवा गई भरी, एल्वेलाई में हवा भरी, ठीक है, तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि वॉल्यूम, आपने सांस अंदर ली, वॉल्यूम इंक्रीज हुई, आपका थोड़ा इंक्रीज हुआ, अपवर्ड और आउटवर्ड हुआ, तो ठीक है। तो इसी में ऐसा यही होता है। अब इसके बाद हमारा आता है कि जब एक्सेल करते हो तो CO2 तो बाहर निकलती है, ऑफ कोर्स CO2 आउट, आपके बाहर अंदर से CO2 निकल जाती है, और थोरैक्स जो है इसका अपोजिट डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स हो जाता है, ठीक है। बस इसमें इतना था। अच्छा, एक जो चीज थी वो मैंने ऊपर नहीं बताई थी, वो ये चीज थी कि एक्वेटिक एनिमल्स की मैं बात करती हूँ, एक्वेटिक एनिमल्स की मैं बात करती हूँ। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, आप खुद सोचोगे हवा में, एयर में प्रेजेंट होती है क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। मेरा ना पेन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने काफी पतला ले रखा है, हाँ ना, इट्स फाइन। तो एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है जी, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं इनके तो, ये तो पानी में रहते हैं। अब भाई पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो पानी में ऑक्सीजन आती है फ्रॉम वाटर, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ना उसी के थ्रू एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल दे यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज करते हैं सांस लेने के लिए। एक बात और है कि जो ऑक्सीजन जो होती है ना वाटर में, वाटर के में जो ऑक्सीजन होती है ना वो कम होती है देन ऑक्सीजन इन एयर। हवा में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है लेकिन वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कम। तो आपने देखा होगा एक्वेरियम में जो फिशेस हैं वो बहुत तेजी 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 से सांस ले रही होती हैं, बहुत तेजी तेजी से सांस ले रही होती हैं, तो यानी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ना इनका, क्योंकि कम ऑक्सीजन है वाटर में, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है इनका ज्यादा होता है एक्वेटिक एनिमल्स का देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स का रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है एट ऑफ द कंपेयर टू द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कितनी प्यारी राइटिंग आ रही है, ओफो मुझे खुद प्यार हो गया अपनी राइटिंग से। चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा कि यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, क्या है, दो कंडीशन है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, कि ऑक्सीजन अंदर कैसे जाता है, टिश्यूज के पास कैसे जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर रिलीज होता है। तो क्या हो रहा होता है, लंग्स में आया ऑक्सीजन, लंग्स में कहाँ आया, कहाँ आया लंग्स में, एल्वियोलाई में, जो कि लंग्स होते हैं दे आर रिच इन ऑक्सीजन, ये बात सबको पता है, और वो भी कहाँ, एल्वियोलाई में, ये भी सबको पता है, ठीक है। तो ये लंग्स में हमारा जो ऑक्सीजन आता है ना, ये जाता है ब्लड में, दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड टू ब्लड, ब्लड में जाता है, किसके थ्रू जाता है, थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू, थ्रू ब्लड वेसल्स, BV लिख रही हूँ फॉर ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है ना कि जब ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो होती है ना बेटा, ऑक्सीजन जो होती है इट गेट बाइंड विद अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है एक तरीके की कार है, क्या है, एक तरीके की कार है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड अप हो जाती है और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जाती है, ब्लड में आई और ब्लड से फिर जाती है कहाँ पे, टिश्यूज में, टिश्यूज में ब्लड के थ्रू आ गई ऑक्सीजन। तो ये हमारा होता है प्रोसेस फॉर कि ऑक्सीजन कैसे गई टिश्यूज में। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से कैसे निकली और लंग्स तक कैसे पहुंची, मतलब बाहर कैसे रिलीज हुई, तो टिश्यूज था, टिश्यूज में से ब्लड ब्लड में गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड में गई और फिर ब्लड से बाहर निकली, ब्लड से बाहर ब्लड में गई थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में गई
और फिर हमारे पहुंच जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और फिर इट गोज थ्रू नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स में जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट, टिश्यूज से ब्लड में गई थ्रू ब्लड वेसल्स एंड देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नॉस्ट्रल्स में चली गई। तो इसी तरह हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट हो जाती है फ्रॉम दी टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज से कैसे एक्सपेल्ड हुई, ऐसे एक्सपेल्ड आउट हो गई। अब इसके बाद हमारा आता है, तो कुछ चीजें हमारी रखी हुई हैं या लिखी हुई हैं हमारी एनसीईआरटी में, उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्मोकिंग सबसे बुरी चीज जो मुझे लगती है कि भाई तुम्हें जब पता है, उसके रैपर पर भी लिखा है कि इससे लंग कैंसर हो सकता है, तो भाई क्यों स्मोक कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मुझे तो ये बता दो। ठीक है, साफ साफ लिखा होता है इससे लंग कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी स्मोक करना है, अपने आप को खराब करना है, अपनी बॉडी को खराब करना है, अपने आप को कुछ ना कुछ परेशानियां से देनी है। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और लंग कैंसर जो है कॉमन कॉज है ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। पूरे लंग कैंसर ही कॉज होता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत स्मोक करते हैं। क्यों करते हैं स्मोक? क्योंकि भाई उनको अपने स्ट्रेस रिलीव करना होता है। अरे भाई कुछ और भी चीजें होती हैं, स्ट्रेस रिलीव इस तरह होता है क्या? जो अपर पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं? सिलिया। These cilia help us to remove germs, dust and other harmful particles from the inhaled air. जो हम सांस लेते हैं तो हमारे उसमें, आप खुद जानते होंगे कि एयर हमारे आसपास की बिल्कुल क्लीन है, नहीं है ना? इतनी क्लीन एयर आपको कभी दिखी है? नहीं, कहीं भी नहीं दिखती हमें। कहते हैं पहाड़ों में थोड़ी साफ हवा होती है, लेकिन नॉर्मल यहाँ लाइक दिल्ली में नहीं होती है। तो उसमें कुछ जर्म्स होते हैं, डस्ट होती है, कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो इनहेल्ड होते हैं। तो सिलिया क्या करता है, उनको रिमूव करने में मदद करते हैं। सिलिया इज लाइक दिस, कि जैसे ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो यहाँ सिलिया 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 होंगे जो कि हमें रिमूव करेंगे। अब स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दीज हेयर। स्मोकिंग क्या होता है? इन हेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन हेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे जर्म्स, डस्ट, स्मोक, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स है ना, वो लंग्स में चले जाते हैं और उससे इन्फेक्शन होता है, कफ होता है एंड देन लंग कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो स्मोकिंग क्या करती है, इन हेयर्स को जो कि रिमूव कर रहे होते हैं ना आपके इनहेल्ड एयर में से जर्म्स, डस्ट, इनको आपका खत्म कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है टोबैको, तंबाकू, जो कि यूजिंग तंबाकू डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, बीडीज, हुक्का, गुटखा, ये सब जो चीजें हैं जो आजकल नॉर्मली 10th क्लास के बच्चे तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, कि मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, बड़ों को तो समझ आता है, मुझे फिर भी एक टाइम को मैं मान जाती हूँ, दिमाग सड़क जाता है, लेकिन छोटे बच्चे ये जो चीज़ गुटखा, हुक्का, ये सब नॉर्मली बैठे हुए होते हैं रेस्टोरेंट्स में, दे आर हैविंग हुक्का। आई डोंट नो कि भाई इससे करते क्या हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आता है इससे क्या मिलता है तुम्हें। तो टोबैको से क्या होता है ना, आपकी टंग, लंग्स, हार्ट, लिवर सब इफेक्ट होता है। स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो अ मेजर, जो कि आप स्मोक नहीं करते वो भी रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिसीजेस, सीवियर फॉर्म ऑफ कैंसर्स। मतलब सोच लो कितने सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर्स भी हो सकते हैं। देयर आर हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इंडिया ड्यू टू च्यूइंग ऑफ टोबैको। गुटखा जो लोग खाते हैं ना, उनको ओरल कैंसर हो जाता है, ओरल कैंसर हो जाता है। तो प्लीज स्टे हेल्दी एंड जस्ट नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर कोई बच्चे यहाँ पर ये स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट कर रहे हैं, बेटा अभी समझो, अभी टाइम, अभी वक्त है, अभी छोड़ सकते हो। जब बाद में परेशानी आएगी ना, तो वो इस स्ट्रेस से भी काफी ज्यादा खतरनाक होगी। आदत लग गई तो उसको हल्के हल्के खत्म करो। इसके बाद ये कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं आपके उसमें, चलो अभी करते हैं ये वाली एक्टिविटीज। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोनों में लाइम वाटर ले रखा है, और एक टेस्ट ट्यूब में हमने ऐसे स्ट्रॉ लिया, उसको पिचकारी से हम वो कर रहे हैं, वो पंप कर रहे हैं, तो बबल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ लाइम वाटर ले रखा है हमने, बबल्स देखने को मिलेंगे। अब मैंने क्या करा, एक में तो मैंने पिचकारी से कर दिया, लेकिन एक में मैंने खुद ही अपनी एयर को एक्सपेल्ड आउट किया। मतलब यहाँ पर एक्सपेल्ड आउट तो वही एयर करूंगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट करूंगी। तो मैंने देखा कि टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया है। तो इससे क्या पता चलता है, जो हम एयर एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं ना, वो क्या है, मिल्की है। क्या है? मिल्की है। सेम एक्सपेरिमेंट इसमें है कि इसमें भी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इन्होंने ले रखा है, फ्रूट जूस लो या शुगर सॉल्यूशन लो, उसमें कुछ ईस्ट डाल दो टू दिस एंड टेक अ मिक्सचर विद वन होल कॉक, फिल द कॉक विद, ये सेम मतलब वही चीज है कि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल्की टर्न हो जाता है, और इससे यही पता चलता है कि हम कौन सी वो एयर एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं, कौन सी गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा पार्ट मैं इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा पार्ट करवाऊंगी और बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी एक्सक्रीशन के साथ, क्योंकि एक्सक्रीशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, 20 मिनट्स में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा।
हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं विद ट्रांसपोर्टेशन। ये ज़्यादा ज़ूम इन हुए में या एडजस्ट करा मैंने? हाँ सही है, नॉट बैड। हम्म ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, फूड्स का, वेस्ट मटेरियल का, गैसेस का, वो होता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू और लिम्स के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू। ब्लड एंड लिम्फ। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू और लिम्फ के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत थोड़ा सा पार्ट है, मैं 10 मिनट में इसको कंप्लीट करने वाली हूँ, इवन लेस। देखो ब्लड में ना 4 चीजें होती हैं। मेरा एक तो ये बहुत गंदा बनता है लाइन। 4 चीजें क्या होती हैं? पहली चीज होती है प्लाज्मा, दूसरी चीज होती है ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, तीसरी चीज होती है WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड होते हैं प्लेटलेट्स। अब जो प्लाज्मा होता है ना, तो प्लाज्मा में कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, यानी कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो कुछ वाटर भी होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट, ठीक है? और आरबीसीज जो हैं, इनको हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। और WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये आपकी अभी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन यस वी कॉल देम थ्रोम्बोसाइट्स टू। जो इरिथ्रोसाइट यानी हमारा आरबीसी है, उसमें एक पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट नेम इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो कि हमारा ऑक्सीजन कैरी में मदद करता है। तो आरबीसी का काम ही क्या है कि वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, ठीक है? आरबीसी का यही काम है। इसके बाद जो ल्यूकोसाइट्स हैं, वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। किससे प्रोटेक्ट? फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है? और प्लेटलेट्स जो है यानी थ्रोम्बोसाइट्स जो है, दे डू क्लॉटिंग। WBCs काम क्या करते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ गया तो वो उनसे लड़ेंगे, यानी एक इम्यूनिटी होती है ना। इम्यूनिटी वर्ड बहुत सुना होगा आपने कोविड के टाइम पे कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए लोग फ्रूट्स खाते थे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते थे ताकि इम्यूनिटी अच्छी रहे। ठीक है, मुझसे बहुत बोला जाता था बिकॉज मैं नहीं खाती थी ग्रीन वेजिटेबल्स, मैं अभी बहुत कम खाती हूँ, ठीक है? तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, ताकि वो जो वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है ना, तो उससे आप आसानी से लड़ सकें। इसीलिए बोला जाता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। और थ्रोम्बोसाइट यानी क्लॉटिंग, यानी ये लोग क्या करते हैं? क्लॉटिंग करते हैं। क्लॉटिंग यानी अगर आपके कहीं भी कट लग जाता है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप गिर गए, रोड पर गिर जाते हैं तो एकदम कट लग जाता है, नीज पर मोस्टली लग जाता है, तो नीज पर कट लगता है तो फिर आपका जो ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन आप देखते हो कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, एकदम ब्लीडिंग क्या है? रुक जाती है। और ब्लीडिंग जब रुक जाती है ना, ब्लीडिंग जब रुक जाती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि वहां पर एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसे हम खुरंट कहते हैं। खुरंट हल्के हल्के बनने लगता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो वो सब काम किसका है? वो प्लेटिलेट्स का ही काम है, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे पंपिंग ऑर्गन पर। पंपिंग ऑर्गन पर, पंपिंग ऑर्गन, हमारा पंपिंग ऑर्गन क्या है? हार्ट, हमारा दिल। किस किस को दे बैठे हो तुम लोग? किसी को मत देना, क्योंकि ये हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। हार्ट ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारा क्या पंप करता है? ये पंप करता है, ठीक है? ब्लड पंप करने का काम इसी का है। और फिर पंपिंग काफी सारी चीजें हैं जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अगर मैं हार्ट की बात करूँ ना, हार्ट जो है ना, वो क्लेंच फिस्ट के बराबर होता है। यानी क्लेंच फिस्ट मतलब बंद हुई हुई मुट्ठी। आप अपनी मुट्ठी बंद करें और आप देखेंगे ना, तो जितनी आप मुट्ठी बंद करेंगे इतना ही बड़ा आपका हार्ट है। जी, इतना ही बड़ा होता है। और हार्ट में हमारा जो दिल होता है, इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है? कुछ लोग चार चार 4 चेम्बर्स ही दे बैठते हैं दूसरे को। तो बेटा आपको एक भी चेम्बर नहीं देना है, क्योंकि सारे चेम्बर्स का काम है, ठीक है? हर चेम्बर का काम है और वो हम काम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कौन कौन से चेम्बर्स हैं? राइट लिख रही हूँ फॉर आर, आर फॉर राइट एंड एल फॉर लेफ्ट। एक चेम्बर है हमारा राइट एट्रिया या राइट एट्रियम बोल लो, दूसरा है राइट वेंट्रिकल,
तीसरा है लेफ्ट एट्रिया, एट्रिया, एंड चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। अब इसमें ये पंपिंग ऑर्गन की तरह किस तरह काम करता है मैं इसको समझाने वाली हूँ आपको यहीं पे, और बहुत अच्छे से समझ आने वाला है क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं उसको बहुत अच्छे से समझाना पसंद करती हूँ। मेरे लंग्स हैं कौन से कलर के? रेड कलर्स के मेरे लंग्स हैं, खून से भरे हुए। ठीक है, मैंने लंग्स को रखा है रेड कलर का। ठीक है, इसके बाद मेरी ब्राइटनेस कम हुई हुई है क्या? इसके बाद यहाँ पर है मेरे बॉडी टिश्यूज। क्या है? बॉडी टिश्यूज है। और अब मैंने बना दिया हार्ट। हार्ट बनाते हैं। हाँ, ये क्लिक करो और हार्ट बनाओ। बहुत अच्छा हार्ट बनेगा फिर। हार्ट बना देती हूँ मैं पिंक कलर का। मेरा पिंक कलर का हार्ट है और मैं इंक टू शेप पर क्लिक करके जैसा बन गया हार्ट। चलो कोई नहीं, मच बेटर, नॉट बैड। ये मेरा हार्ट है। ठीक है, इसको हटा दो एंड दिस। यस, ये मेरा हार्ट है। बस एक यही वाली लाइन नहीं बनती मेरे से, आई डोंट नो व्हाई। इरेजर पर भी क्लिक नहीं हो रहा, व्हाई? क्या मुसीबत है यार। ये मैंने बना दिया अपना डब्बे वाला दिल। मेरा दिल डब्बे का नहीं है, मेरा दिल वैसा ही दिल है जैसा आपका दिल है। ठीक है, मेरा बहुत प्यारा सा छोटा छोटा प्यारा सा दिल है। नहीं, मेरा दिल बड़ा है। तो बात करते हैं कि बॉडी टिश्यूज जो है ना, यानी आपकी बॉडी टिश्यूज यानी आपके टिश्यूज जब है वो रेस्पिरेशन करते हैं ना, बॉडी टिश्यू जब रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज होता है। कौन सा ब्लड रिलीज होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज करते हैं। उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो चाहते हैं कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो हार्ट लंग्स के पास पहुंच जाए, जो कि उसको ऑक्सीजनेट कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजनेट कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये कौन चाहता है? ये टिश्यूज चाहते हैं। अब क्या करते हैं ये भाई? डायरेक्टली नहीं भेजते। ये है बॉडी टिश्यूज, दे नेवर सेंड डायरेक्टली। ये डायरेक्टली लंग के पास नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि बीच में हमारा एक आ जाता है हार्ट, हमारा हार्ट आ जाता है। अब पहले ये क्या करेंगे, बॉडी टिश्यूज ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, यहाँ भेज दिया। ये है हमारा राइट एट्रिया, ये है हमारा लेफ्ट एट्रिया, और ये है मेरा राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज माय लेफ्ट वेंट्रिकल। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ? राइट एट्रिया में। किसके थ्रू गया? थ्रू अ वेन, वेना कावा, मेजर वेन। वेना कावा के थ्रू बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियम में मेरा क्या चला गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल। अब ये जो राइट वेंट्रिकल से ये गया ब्लड कहाँ? लंग्स में, ऑक्सीजनेट होने के लिए। ये जो गया है ना राइट वेंट्रिकल से हमारा हार्ट से जो लंग्स तक गया है, ये गया है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लेकर गई है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू लंग्स, ताकि वहां पर वो ऑक्सीजनेट हो जाए। अब ऑक्सीजनेट ब्लड लाना है मुझे वापस लंग से बॉडी टिश्यूज में। अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। अब पल्मोनरी वेन से अब यहाँ से जाएगा लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में मेरा क्या जाएगा? ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं था। अब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आया बॉडी टिश्यूज में थ्रू एओर्टा के थ्रू आ गया। आई विल रिपीट दिस अगेन। ये मैं चीज़ दोबारा अगेन रिपीट करूंगी कल की क्लास में। कल नहीं, कल परसों में मैं ले आऊंगी एक नई वीडियो। कोशिश मेरी यही रहेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन का यहीं तक हमें करना था और आज कंप्लीट हो गया है हमारा। थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का स्टार्ट हो गया, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू लिख दूँ बहुत बड़ा बड़ा। आपने एंड तक वीडियो देखी, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं पाएगी। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक वीडियो देखी है। आई एम रियली ग्लैड। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं वो यहीं आने वाली हैं। और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपके पास फौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि मैंने कोई वीडियो डाली है और आप उसको जल्दी से जाकर देखें और पढ़ें। ठीक है, मैं थोड़ा गैप दे देकर वीडियो पोस्ट करती हूँ, आई नो। और मैं आज कल ज़्यादा गैप ले रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लें ताकि खाली साइंस ही नहीं पढ़नी है, और भी सब्जेक्ट है। मैथ्स है, इंग्लिश है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। और उर्दू भी होता है किसी बच्चे के पास, हिंदी है, संस्कृत है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ने के लिए थोड़ा गैप दे देकर मैं पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूसली पोस्ट करती रहूँगी। कोशिश करूँगी मैं परसों तक आपकी एक नई और वीडियो डाल दूँ।
ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए, ताकि मैं वही चैप्टर नेक्स्ट में स्टार्ट कर सकूँ। बताना, जब भी देख रहे हो बता देना नई वीडियो आने से पहले, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको अच्छे टाइम पर पहुँच जाए कि मैंने वीडियो डाली है तो आप उसको देख लें एंड बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और कमेंट में बता देना कौन सा चैप्टर है, और कमेंट्स बताते ही रहना, क्योंकि मुझे पता चलता रहता है फिर कि आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, तो मुझे उससे पता चलता रहता है। तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।